लास्ट लेक्चर में गुड्स के बारे में बात की थी। और मैंने ये कहा था कि गुड्स वो चीजें हैं जो कि इंसान की किसी ख्वाहिश की तस्कीन करती है जी। अच्छा, इंसान की किसी ख्वाहिश की तस्कीन करती, इसमें हमने इस तरह इसमें हमने बात की थी। मेरा ख्याल है यार तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ना, आप पीछे बैठ के कहीं आवाज हमारे तक लेके आओ, आप आगे आ जाओ, जगह है आगे। अच्छा बच्चों, तो मैं ये बात कर रहा था कि मैंने टाइप्स ऑफ गुड्स पे बात की और कहा कि जी हम बाज गुड्स को एक खास लेवल पे कंसीडर करते हैं। जैसे हमने कहा जी कि गुड्स जो हैं वो हम कंसीडर ऐसे कर लेते हैं कि बाज चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल गुड हर उस गुड को कहते हैं कि जब इंसान की आमदनी बढ़े तो वो उसे ज्यादा खरीदे, यानी आमदनी और उसके दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव हो, रिलेशनशिप पॉजिटिव। ठीक है जी। तो हमने इसको कहा था इनकम एलोसिसिटीज पॉजिटिव। हर हाल आप रिलेशनशिप को फिलहाल एलोसिसिटी समझ, ठीक है। अच्छा, जो इंफीरियर गुड है ना, जब बंदा अमीर होता है वो कहता है यार मैं जो है ना इंफीरियर गुड क्यों इस्तेमाल करूं, अब मैं अमीर हो गया। तो जब आमदनी बढ़ती है तो वो इनको कम खरीदता है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव, राइट जी। अब जो सुपीरियर गुड है वो ऐसी चीज है जो कि इंतहाई आला मेयार के लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये तब ही कोई खरीदता है जब वो बहुत अमीर होता है, उसकी आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हो। ठीक है, लेकिन ये उसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा खर्च करवा देगी, यानी जब वो इसे खरीदेगा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, या थोड़ा बहुत बचेगा, बाकी सारा पैसा इस पे लग जाएगा। बाज़ औक़ात तो जो इसका मंथली इनकम है उससे भी ज्यादा पैसे वो खर्च करके इसको खरीदता है। अच्छा बच्चों, ये हो गया था। उसके बाद आ गया मसला टाइप्स ऑफ गुड्स में। हमने डिस्कस कर लिया था दो तरह की चीजों को, मैरिड गुड्स एंड डीमेरिड गुड्स। नाम से क्लियर है जिसका नुकसान हो, और मैरिड गुड का नाम से क्लियर है जिसका फायदा हो। लेकिन हम लंबे अरसे के फायदे को कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और लंबे अरसे के बाद नुकसान को क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, तो जो मैरिड गुड्स हैं वो ऐसी हैं कि भले इस्तेमाल में तकलीफ दे हो लेकिन लॉन्ग रन में उसका फायदा होगा। और उसकी मिसाल है जैसे कोई वैक्सीनेशन हो गई, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, पार्ट्स हो गए। ठीक है, ये सारी मैरिड गुड्स हैं। खर्चा बड़ा आता है, दिक्कत होती है इन्हें अरेंज करने में, लेकिन जब आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो लंबे अरसे में इनका कौम को बहुत फायदा होता है। ठीक होगी बात। कुछ चीजें जो डीमेरिट गुड्स, वो बाज़ इस्तेमाल में बड़ी फायदेमंद होती हैं लेकिन उनका लॉन्ग रन इफेक्ट नुकसानदेह होता है। इससे हम कहते हैं इसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है, यानी लंबे अरसा इस्तेमाल करें तो नताइज खतरनाक होंगे। उसके अंदर क्या है, शाबाश, अल्कोहल हो गई। ठीक है जी। और जी बेटा, लास्ट में हमने कहा था कि एक फर्म के लिए बिल्डिंग जो लैंड है इकोनॉमी के लिए कैपिटल, इसमें केस टू केस वेरी करेंगे। जैसे अगर हाउस लोन में एक कर लेता है उसी बिल्डिंग की उसका कैपिटल नहीं बन जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट वो भी लेंगे। बेटे आप असल में जो है सवाल आपका जो है एंड से जरा मुझे मिस कर गया हूँ सर। मतलब ये केस टू केस वेरी करेगी। जैसे अब एक केस टू केस वेरी करेगा। जिस केस में नेशनल लेवल पे बात हो उसके अंदर बिल्डिंग क्या बन जाएगी, कैपिटल। और जब इंडिविजुअल लेवल पे बात हो तो क्या बन जाएगी, लैंड बन जाएगी। ये मैंने बताया। ठीक है, अब आपका सवाल क्या बना बोला सर। जैसे कोई इंसान हाउस लोन पे घर लेता है,
तो वो इन्वेस्टमेंट उसको इंटरेस्ट उस पर ज्यादा है। नहीं, देखिए इकोनॉमिक्स में हम ज्यादा जो बिजनेस एक्टिविटी पढ़ेंगे, ज्यादातर क्या पढ़ेंगे, बिजनेस एक्टिविटी। तो देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए बिजनेस के लिए। जो आप घर ले रहे हैं वो बिजनेस नहीं है, वो तो कंजम्पशन है। हाउस इज अ कंज्यूमर गुड, नॉट अ बिजनेस गुड। सो इसलिए आप याद रखिए, जो पैसा पैसा कमाए हम उसकी बात करें, ठीक है, राइट जी। तो बच्चों आपको बात समझ आई, सवाल क्या था? उन्होंने कहा घर तो हम लेते हैं कभी लीज करा के, तो उसका तो हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, तो घर को हम इन्वॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो क्या हम उसको कंज्यूमर गुड बना, राइट बच्चों? अच्छा जी, अब आ जाए बच्चों, एक चीज मैं छोड़ गया था, मैंने कहा था यार ये थोड़ा सा ना जरा टाइम लगेगा। ये एक क्लासिफिकेशन है, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स इज अ वन क्लासिफिकेशन। अनदर क्लासिफिकेशन इज पब्लिक, प्राइवेट एंड क्लब गुड्स। पब्लिक गुड्स वो होती हैं बच्चों, अब ये क्लासिफिकेशन क्या थी, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स, और ये क्लासिफिकेशन क्या है, पब्लिक, प्राइवेट, क्लब गुड्स। देखिए पब्लिक गुड्स वो होती हैं जिसके लिए हम पैसे अदा नहीं करते। तो जब हम पैसे अदा नहीं करते तो हम किसी को रोक भी नहीं सकते इस्तेमाल करने से। हम पैसे अदा नहीं करते, तो जब पैसे अदा नहीं करते तो हम किसी को रोक नहीं सकते इस्तेमाल से। मिसाल क्या है, रेस कोर्स पार्क, ठीक है जी, लॉरेंस पार्क। आप पार्क में चले जाइए, पार्क के लिए को पैसे दिए नहीं, तो एक वक्त में जितने लोग चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए तो उसका नाम पब्लिक रख दिया। इसलिए उसका नाम पब्लिक रख दिया ना, बहुत सारी पब्लिक आ सकती है पार्क, और किसी से भी हमने पैसे नहीं लिए। तो जब पैसे नहीं है तो हम किसी को आने से रोक भी नहीं सकते। इसलिए वो कहता है कि जो पब्लिक गुड हैं आर अवेलेबल टू ऑल द पीपल इन society. These would enjoy characteristics of known rivalry and known, अब इस टर्म का मतलब क्या, नॉन राइवलरी। एक्चुअली जब कोई चीज पैसों से मिलती है तो राइवलरी शुरू हो जाती है। जिसके पास पैसे हैं उसको मिलेगी, जिसके पास पैसे हैं उसको नहीं मिलेगी। और जब पैसे दिए हैं तो एक्सक्लूडेबिलिटी भी आ गई। एक्सक्लूडेबिलिटी क्या है, जिसने खरीद ली उसकी होगी, दूसरे के इस्तेमाल में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो पैसे हैं ही कोई नहीं, लिहाजा ना तो यहाँ कोई कंपटीशन होगा, यानी राइवलरी भी कोई नहीं होगी, और एक्सक्लूडेबिलिटी भी नहीं होगी। यानी बाग में आप जाते हैं, आप कह नहीं सकते यार ये बंदा बाग में नहीं आना चाहिए। माली क्या कहेंगे, गार्ड क्या कहेंगे, वो कहेंगे सर ये पब्लिक गुड है, ना तो आपने इसके पैसे दिए, यानी इसमें कोई राइवलरी नहीं है, लिहाजा एक्सक्लूडेबिलिटी भी नहीं है। इसका भी हक है, आपका भी हक, सब आ सकते, राइट जी। रिपीट करते हैं, पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, जो सब इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई अदायगी नहीं है, फ्री है। और जब ये फ्री है तो क्या होगा, कोई कोई मुकाबला ही नहीं। मुकाबला तो तब होता है जब कोई अदायगी करनी पड़े। क्या हाल, तो जब आप अदायगी करते तो आप कहते हैं ये तो चीज मेरी है, मैं आपको इस्तेमाल करने दूंगा, बात है, आपका हक है। क्या हाल है बच्चों? तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इज अ पब्लिक गुड आर रेडीली अवेलेबल टू ऑल पीपल इन सोसाइटी। दीज गुड्स इंजॉय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन राइवलरी, यानी अदायगी नहीं हुई, कोई कंपटीशन नहीं हुई। तो जब अदायगी नहीं हुई तो फिर साथ ही आ गया क्या, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। आप दूसरे को ये नहीं कह सकते तुम इसे इस्तेमाल नहीं करो। अब ये पब्लिक गुड इज नॉट only readily available to people, but it is also impossible to have anyone exclude। ये अब वो जो ऊपर उसने लिखा है उसका मतलब भी इंग्लिश में लिख दिया उसने। नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या लिख रहा है, यानी द पब्लिक गुड इज नॉट ओनली रेडीली अवेलेबल, ना सिर्फ ये रेडीली अवेलेबल है टू ऑल द पीपल, बट आल्सो इम्पॉसिबल टू हैव एनीवन excluded in the community for enjoying these goods। हम किसी को रोक नहीं सकते इसे एंजॉय करने। इसकी मिसाल क्या देता है, मिसाल देता है आपको, शाबाश बच्चों, ये मिसाल हम देते हैं, मिसाल पार्क्स हो सकते हैं,
ड्रेनेज हो सकता है, स्ट्रीट लाइट्स हो सकती हैं, सबकी हैं, सबके भले के लिए। और नेशनल डिफेंस सिस्टम ये मिसाल दे रहे हैं, और ये मिसाल दे रहे हैं हाईवे नेटवर्क सबका है, मोटरवे सबके लिए, ठीक है, जनरल हाईवे। मेजर टेकन टू बी इनहांस पब्लिक हेल्थ आर ऑल एग्जांपल ऑफ पब्लिक, राइट बच्चों। अच्छा, अब आगे आ जाए प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स हैं वो हैं जो बगैर पैसों के नहीं मिलते, और जब आप खरीद लेते हैं तो ये आपकी हो सकती है, दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा, लिहाजा आप कहेंगे इसमें राइवलरी भी है और एक्सक्लूडेबिलिटी भी है। पिछले वाले में ना तो राइवलरी थी ना एक्सक्लूडेबिलिटी थी, और इसमें राइवलरी भी है, पैसे दिए, और एक्सक्लूड ये है कि जिसने पैसे दिए उसकी चीज होगी। तो वो कहता है कि प्राइवेट गुड्स आर गुड्स दैट बेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइवलरी, मतलब पैसा लाओ तो ले लो, एंड एक्सक्लूडेबिलिटी, अगर आपने खरीद ली है तो दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है जी 50 लाख की, ये पैसे ले आए, इन्होंने खरीद ली है, तो गाड़ी इनकी हो गई ना, तो कंपटीशन शुरू हो गया, इनके पास 40 था, उनके पास 35 था, उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो कंपटीशन में कौन ले गया, कौन ले गया, जिसके पास ज्यादा, तो उसने राइवलरी जीत ली। अब एक्सक्लूडेबिलिटी कैसे हो गई कि ये गाड़ी अब इन तीनों के लिए दस्तयाब, हाँ दूसरी कोई ले सकते हैं ये, लेकिन ये वाली गाड़ी जो है जो इनके नाम हो गई है वो अब इनकी, ठीक है जी। तो लिहाजा इसमें राइवलरी भी है और एक्सक्लूडेबिलिटी, राइट बच्चों। रिपीट करते हैं, प्राइवेट गुड्स आर द गुड्स दैट बियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइवलरी, यानी पैसे देने पड़ेंगे, और जब पैसे दे दिए तो क्या आ गई, excludability. These are goods can provided separately to different person, ये separately होंगी। अब वो वाली गाड़ी इनकी होगी, आप कल को फिर उतने पैसे ले आते हो तो आपको उसी गाड़ी का कोड नंबर मिल जाएगा, वो वाला नहीं मिल सकता, राइट बच्चों। अच्छा, separately different person and with no cost to borne by others, इसकी कॉस्ट दूसरों को नहीं पड़ेगी, इन्हीं को पड़ेगी जिन्होंने खरीदी, राइट बच्चों। ये इसने मिसाल क्या दी, मैंने मिसाल दे दी शर्ट की, फर्ज करें एक शर्ट है आपने खरीद ली, वो आपकी होगी, दूसरे नहीं पहन सकते उसको। इसने मिसाल दी है ब्रेड की, एक डबल रोटी है वो आपने ले ली, वो आपकी होगी, अब दूसरा पड़ोसी आके के ये मैं इस्तेमाल करूंगा तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, राइट बच्चों। जी बेटा पूछना चाह रहे हैं। आपने कल वैक्सीन का एग्जांपल दिया था मेरिट गुड्स के ऊपर, ये तो सर प्राइवेट गुड्स के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि वैक्सीन जो बेटे वो असल में सुने ना बेटे, सर मेरी बात सुने, नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप मेरी बात सुनो। मैंने आपको बताया कि जो है मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स मैंने पढ़ाई, और मैंने आपसे कहा कि ये क्लासिफिकेशन अलग है, कहा आपसे, और फिर मैंने आपसे जब शुरू किया लेक्चर तो आपसे कहा कि अगली क्लासिफिकेशन में कौन सी करा रहा हूँ, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब ये तो नहीं है यार कि तुम नीम के दरख्त को आंबों के साथ कंपेयर करोगे। देखो, एक तो ये कि बंदे को समझ कम आती है, और ऊपर से वो अपने साथ अजाब ये डाले कि वो अपनी तवज्जो को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो फिर उसका क्या करें। चलो मैंने ये कितना कि इसके साथ रिलेट करते हैं, बेटे करते ही नहीं, हर चीज का जो दो क्लासिफिकेशन होती है उनको जिसने उसने कंपेयर किया बस वही खत्म करना होगा, ठीक है। कभी ये गलती ना करो, क्यों इतनी ज्यादा सोचें अपने दिल पे तुमने हावी की हुई है। जहां जरूरत होगी वहां हम खुद बताएंगे कि इस चीज को इससे रिलेट करना, वगैरह राइटर आपको बताया, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहां तक बात क्लियर है आपको। अच्छा बेटा ये तो क्लियर है ना पब्लिक और प्राइवेट वाला, ये तो क्लियर है ना। अच्छा चलिए, अब आ जाए आप क्लब गुड्स की तरफ। अब पब्लिक गुड्स क्या थी, जिसके लिए ना तो मैं अदायगी करूंगा और सब इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ना राइवलरी होगी ना एक्सक्लूडेबिलिटी होगी। और प्राइवेट क्या है, अदायगी करेंगे, जब अदायगी करेंगे वो हमारी हो जाएगी, तो इसमें राइवलरी भी है और एक्सक्लूडेबिलिटी। अच्छा, क्लब गुड इन दोनों के दरमियान में क्या, ये क्लब गुड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी बट आर नॉन राइवल टिल अ पॉइंट, यानी इसके अंदर एक लेवल तक राइवलरी नहीं, लेकिन एक लेवल के बाद राइवलरी शुरू हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, जैसे देखिए हमारे यहाँ केबल का कनेक्शन है,
कंपनी केबल का कनेक्शन डालती है और 1000 घरों को केबल का कनेक्शन दे सकती है। अब कंपटीशन 1000 तक तो कोई नहीं, पैसे तो क्लब गुड के भी हैं, आप मेंबरशिप फीस देते जाए, कनेक्शन लेते जाए। लेकिन जब तक 999 कनेक्शन दिए मैंने, कोई राइवलरी नहीं, सब इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो 1000वां कनेक्शन होगा वहां आके क्या हो जाएगी, राइवलरी हो जाएगी आखिरी कनेक्शन पे। क्यों? वहां पे फिर अगर 3-4 एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है जी, तो अब क्या होगा, अब कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो वहां पे आमतौर पे सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऐसे कंपटीशन में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब 1000 घरों को मिल गया, अब कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसकी राइवलरी शुरू से नहीं होती, लेकिन एक पॉइंट पे आके क्या होगी, राइवलरी शुरू हो जाएगी। राइट बच्चों, एक पॉइंट पे आके क्या होगा, राइवलरी शुरू हो। करेक्ट जी। अच्छा बच्चों, अब मैं इन तीनों को क्लासिफाई कर रहा हूं। पब्लिक गुड कौन सी गुड, ना पैसे देने हैं ना राइवलरी, मुफ्त मिल रही है, तो सब इकट्ठे इस्तेमाल करो। बाग हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई। अच्छा, प्राइवेट गुड्स है बच्चों, वो क्या है, वो ऐसी है, पैसे दोगे तो तुम्हें मिलेगी वो चीज, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तुम नहीं ले सकते, लिहाजा राइवलरी भी है, एक्सक्लूडेबिलिटी भी है। लेकिन क्लब गुड क्या है, एक खास लेवल तक एक्सक्लूडेबिलिटी तो प्रिवेल करती है कि पैसे तो देने पड़ेंगे, इसके पास पैसे होंगे वही लेगा। लेकिन राइवलरी शुरू होगी एक खास पॉइंट के ऊपर जाके। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये गोल्फ क्लब है तुम मेंबर नहीं हो सकते, सिर्फ मैं मेंबर हो सकता। वो कहेंगे जब तक सीटें दस्तियाब हैं सब मेंबर हो सकती है। एक्सक्लूडेबिलिटी की बात तुम तब कर सकते हो जब 1000 सीटें पूरी हो जाएगी। अब तुम कह सकते हो यार 1000 पूरे हो गए, अब मजीद नहीं आना चाहिए, आप एक्सक्लूड कर दो। क्या हाल है कि नहीं? अच्छा जी, अब बताइए, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन सी पड़ी, एक मेरिट डीमेरिट गुड्स, एक पड़ी पब्लिक प्राइवेट क्लब, और एक पड़ी नॉर्मल इंफीरियर और सुपीरियर। अच्छा, ये पेज हो गया हमारा कवर, पिछला पेज हम कवर कर चुके हैं, ठीक है जी। अब बिल्कुल नया टॉपिक आ गया, बिल्कुल नया। क्या टॉपिक है बच्चों, एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर से क्या आपको समझ आती है, क्या मतलब होगा इसका? अगर मैं किताब भी ना देखूं तो मैं इस पे क्या मतलब, नहीं नहीं बेटा, डिवीजन का मतलब तकसीम होता है, कोई काम असल में इसमें ऐसा नहीं। देखिए आप तर्जुमा कर दीजिए, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होगा, मजदूरों की मजदूरों की तकसीम, ये मतलब होगा ना। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होगा, मजदूरों की तकसीम। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि मजदूरों की तकसीम कैसे करेंगे, अगर मेरे पास 1000 वर्कर है या मेरे पास 100 वर्कर है, तो मैं 100 वर्कर की तकसीम कैसे करूं? तो कोई कहेगा यार 5-5 कर दो। भाई मैंने परातों में खाना थोड़ी खिलाना है, या एक डिश में खाना रख के खिलाना है, 5-5 कर दो। मैं जब भी उनकी क्लासिफिकेशन करूंगा, मैं जब भी उनकी डिवीजन करूंगा, किस बुनियाद पे करूंगा, एक्सपर्टीज की बुनियाद पे, कि ये जो 20 लोग हैं ना ये प्रोडक्शन के, ये जो 10 लोग हैं ये फाइनेंस के, ये जो 10 लोग हैं ये मार्केटिंग के। इस तरह करके मैं उनको क्या करूंगा, अलग कर दूंगा। ठीक है जी, एक ये सुनो। जी मरियम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मुझे ना पिछले लेक्चर में कंफ्यूजन है कैपिटल वाले में। बेटे वो फिर आप मुझे बाद में पूछ लीजिएगा, या उसी वक्त पूछ लिया करें, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, हाँ, नेशनल लेवल पे हम उसे कैपिटल बोलेंगे या लैंड बोलेंगे? बेटे आप रेस्टोरेंट को ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बोलती? रेस्टोरेंट में वेटर हैं, जी। तो वो क्या है? लेबर। हाँ जी। और रेस्टोरेंट की बिल्डिंग क्या है? लैंड। और वहां पे जो ओवन लगा हुआ है वो क्या है? कैपिटल। ठीक है। और उसका जिसका दिमाग में ये आइडिया आया था वो क्या है? एंटरप्रेन्योर।
तो बेटे फिर सारा तो आपको पता, और मेरे से आप क्या पूछ सकते हैं? देखिए तो साइन वाला भी पता होगा। क्या हाल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जी शुरू के उसने खुद ही बताए। हाँ भाई, यही बेटे, जब एक बिजनेस होता है उसके अंदर 4 फैक्टर होते हैं, तो चारों तो उसमें हमने ढूंढ लिए। क्या कहती है? जी ठीक है। ठीक होगी बात? और जी कोई सवाल है तो बताओ। नहीं ओके। और देखिए, इसमें भी एक चीज होती है ना, अगर मैं अपने आप को खुद ही कहूंगा ना मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे लगेगा मुझे कुछ नहीं आता। अगर मैं कॉन्फिडेंस से किस चीज को समझूंगा, तो आई गॉट इट, आई अंडरस्टैंड इट। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं उसकी बहुत ज्यादा निटी ग्रिटी में जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आगे कोई चीज ऐसी होगी जो मुझे नहीं आती हो। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कोई बंदा ये कनेक्शन लगाना सिखा दे कि यार पॉजिटिव तार इधर लगानी, नेगेटिव इधर लगानी, तो मैं मुझे आ गई पॉजिटिव इधर, नेगेटिव। लेकिन अब मैं सोचना शुरू करूं कि नेगेटिव तार में करंट कैसा फ्लो करता होगा नेगेटिव में, तो कहीं ना कहीं जाके मैं फंस जाऊंगा। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी कि टॉपिक को डिग डाउन कितना करना। जितना आपको किताब में लिखा उतना पढ़ लो, बाकी डिग डाउन अभी ना करो। वो आगे चल के अगले कोर्सेज में सिखाएंगे ना आपको। कास्ट अकाउंटिंग में जाएंगे, मटेरियल की डिटेल आएगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिटेल आएगी, तो वहां वो आपको न्यूमेरिकली कराएंगे। क्या हाल है? तो फिर डिगिंग डाउन वहां आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं? अच्छा, अभी डिगिंग डाउन करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इमेच्योरिटी पे आगे अगर हम, जो हमसे रिक्वायर है हमें वो करना चाहिए। तो अगर हम इस सारी किताब में जो लिखा है उसको समझ जाइए, सिर्फ इस चैप्टर को जो लिखा है समझे, मोर देन एनफ। हम क्वालिफाई नहीं, अच्छे नंबरों में क्वालिफाई कर दें। ठीक है। तो डेप्थ में भी जाने का एक चीज है, और अभी हम ज्यादा चीजों को एक दूसरे के साथ क्रॉस रिलेट भी नहीं कर सकते। तो पहला चैप्टर है यार, अभी हम इकोनॉमिस्ट थोड़ी बन गए। क्या है, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो सब्जेक्ट्स अगले, यानी देखिए आगे जाके एक सब्जेक्ट आता है MSA, उसको कहते हैं मल्टी सब्जेक्ट एनालिसिस। यानी यहाँ तो हम टॉपिक को कंपेयर करने से मना कर रहे हैं, वहां सब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। लेकिन वो लेवल कौन सा है? CFAP ऑडिट के बाद, आर्टिकलशिप के बाद का टॉपिक। तो वो फिर जर्नली क्या होगा कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ये सारे जो दिल में आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, एक एक चीज आपको करके दिखाई जाएगी प्रैक्टिकली। अच्छा बच्चों, सो डिवीजन ऑफ लेबर पे हम कहाँ पहुंचे थे कि यार हमें 5-5 तकसीम करके मेजों पे बिठा के खाना थोड़ी खिलाना, हमें उन्हें क्लासिफाई करना है किस एतबार से? एक्सपर्टीज के एतबार से, ताकि एक एक्सपर्टीज के लोगों को मैं एक ही काम देता जाऊं, और जब मैं एक ही काम देता जाऊंगा तो ये मसला भी हल हो जाएगा। कौन सा? स्पेशलाइजेशन। तो मैंने क्या किया, पूरी मजदूरों की जो मेरे पास तादाद है उसको छोटे ग्रुप में बांट दिया। लेकिन ग्रुप में बांटते वक्त मैंने ख्याल रखा कि एक इंटरेस्ट के लोग एक जगह आए। जिन्होंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है लम्ब से, वो सारे के सारे एक जगह, और जिन्होंने CA किया हुआ है वो एक जगह आ जाए, ताकि हम उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग कर दें, मार्केटिंग अलग कर दें, और जो इंजीनियर है प्रोडक्शन उनको हम अलग कर दें, क्योंकि उन्होंने क्या करना, उन्हें चीजें बना के देनी। तो हम इसको इस तरह कर देते हैं, पढ़ लेते हैं। कहते हैं रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ टास्क। हम ये करते हैं कि चीजें जब बनाते हैं तो चीजों के जो मुख्तलिफ काम होते हैं उनको हम टास्क में ब्रेक कर देते हैं। आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट वर्कर्स रादर देन डन बाय एन इंडिविजुअल। जैसे गाड़ी बनानी है, एक बंदे को गाड़ी बनाने के लिए दे दी तो मुसीबत में फंस जाएगा। मेटल का काम करेगा तो प्लास्टिक का नहीं आता होगा, प्लास्टिक और मेटल का करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का पता चल जाए तो मैकेनिकल का नहीं पता होगा। तो मैंने क्या करना चाहिए, मुझे इस काम को डिवाइड कर देना चाहिए पार्ट में। पहले चादर लेके आओ, तो एक मेटल इंजीनियर होंगे एरोडायनामिक्स के, वो उसको काटेंगे, दरवाजे बनाएंगे, डिक्की बनाएंगे, उसकी चेसिस बनाएंगे। ये अलग है। इनका एक काम है क्या? कार की चेसी और उसका एम्बॉडीमेंट बनाना। आगे जाते हैं तो आ जाते हैं पेंट वाले, उनका सिर्फ एक ही काम है क्या? पेंट करना। ठीक है जी, उन्होंने पेंट कर दिया। उसके बाद आगे आए तो क्या जी, कुछ लोग इंजन लेके खड़े थे, उन्होंने लाके इंजन फिट कर दिया। इस तरह क्या किया हमने,
गुड्स एंड सर्विसेज को डिवाइड कर दिया इनटू नंबर ऑफ टास्क। पहले को मैंने कहा बॉडी शॉप, दूसरे को मैंने कहा पेंट शॉप, तीसरे को मैंने कहा असेंबलिंग शॉप। इस तरह करके मैंने शॉप्स को ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब वो टास्क कैरिड आउट करेंगे डिफरेंट वर्कर। जाहिर बात है, लोहे का काम कौन करेंगे? जिन्होंने मेटलर्जी में काम किया होगा। पेंट का काम कौन करेंगे? जो केमिस्ट्री समझते होंगे। इंजन का काम कौन करेंगे? जो मैकेनिकल इंजीनियर होंगे। उसके बाद तारे तुरे कौन लगाएंगे? जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होंगे। क्या हाल है? तो ये सारे अपनी अपनी फील्ड के मास्टर होंगे जो इसको बनाएंगे, तभी एक अच्छी गाड़ी बन जाएगी। अच्छा बच्चों, तो कहता है यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है हमारी किताब में। अब ये बात समझिए फिक्रा क्या कह रहा है। फिक्रा कह रहा है एक काम को टास्क में ब्रेक करो और एक बंदे को सारे ना देना, क्या करना, डिफरेंट लोगों को देना और रिपीटेडली उन्हीं को ही देते जाना जो पहले वो काम करते हो। ठीक है, जब उसके पार्ट्स करो। अब यहाँ एक एग्जांपल देता है, कहता है एग्जांपल ये एक गारमेंट फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री है बच्चों? गारमेंट फैक्ट्री। कहता है बड़ा हेल्पफुल होगा अगर हम ये करें कि इसका जो काम है उसको इस तरह ब्रेक कर दें कि कपड़ा काटने वाला अलग हो, उसको क्या कहेंगे, कटिंग सेक्शन, और सीने वाले अलग हो, उन्हें क्या कहेंगे, स्टिचिंग सेक्शन। फिर कुछ वो लोग होंगे जो उसकी आयरनिंग करेंगे, यानी उसके जो क्या होते हैं सलवटे निकालेंगे, उसके रिंकल निकालेंगे, और आगे कौन आ जाएंगे, रैपिंग वाले, उसको पैक करेंगे। इसका फायदा क्या होगा एक ही काम बार बार करने का? एक्सपर्ट हो, हमारी उर्दू की जबान में कहते हैं हाथ साफ हो जाएगा, यानी हाथ में सफाई आ जाएगी। और मैंने तो ये वर्कशॉप, ये एक काम होता देखा है ना, उनके हाथ ऐसे काम करते हैं जैसे रैपिंग वाला रैप जब कर रहा होता है, पंखे के पर जैसे नजर नहीं ना आते आपको, पंखा चल रहा है पर नजर आ रहे हैं, ऐसे उसके हाथ नजर ही नहीं आते, ऐसे करता है गिराया जाता है, हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं और चीजें गिरी जा रही। ठीक है, वो क्या, वो उस काम में माहिर हो गया। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि काम तेज भी होगा और अच्छा भी होगा। तेज भी होगा और अच्छा भी होगा। मिसाल के तौर पे जो गला काट रहा है गला काटे, जो जेब काटता है वो हाथ साफ हो गया कि नहीं हो गया? क्यों भाई? और इतना हाथ साफ हो जाएगा, एक वक्त आएगा आपकी जेब कटेगी, आपको पता ही नहीं लगेगा, अंदाजा करें। अच्छा बच्चों, अब वो कहता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कहता है जब मैं लेबर को इस तरह ब्रेक करता हूँ ना, तो इससे प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है, यानी कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्शन होती है। एक मोची है, वो कहता है जी मैं मोची को कबलर कहते हैं ना, है ना, कबलर। कबलर जो है वो कहता है जी मैं 2 पेयर ऑफ शूज बनाता हूँ रोज। वो कहता है तू ऐसा कर, हम दोनों मिलके बनाते हैं, तू अपर बनाया कर, मैं सोल बनाऊँ। शाम को बनाते हैं, तो पहले 2 वो बना रहा था, 2 वो, तो क्या हो गया, 4 हो गए ना। अब जब अलग अलग बनाते हैं 6 बन जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब आप एक अड्डे से उठ के दूसरे पे जाते हैं, सेटिंग चेंज करते हैं, टाइम ज़ाया होता है। एक ही सेटअप में एक ही काम करते गए, ज्यादा काम हो जाएगा। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए, कहते हैं व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द देयर टेस्ट एंड, जाहिर है इसमें भी टेस्ट और स्किल होती है कि इंसान चाहता है वो काम करे जो उसको पसंद है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह करे कि पता लग जाए क्या क्या पसंद है बंदे को। कभी कभी यही नहीं समझ आती मुझे पसंद क्या है। मेरा साला है तो अकाउंटेंट है आपकी तरह, तो मल्टीनेशनल लगा हुआ है दुबई में, बीवी उसकी डॉक्टर है। अब वो है अकाउंटेंट, बीवी उसकी डॉक्टर है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? अब ये कॉम्बिनेशन ऐसे बना कि जब मेरी शादी हुई ना, तो वो सीए इंटर कर रहा था, ये इंटर कर रहा था, अभी यहाँ आर्टिकलशिप जस्ट स्टार्ट करने वाला। इस दौरान उसने आर्टिकलशिप के दौरान पेपर सीफैप के नहीं दिए, एम इंग्लिश करना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन से पूछा, कहता मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। उसके बाद सीफैप के पेपर शेपर भी देता रहा, साथ पता चला कि वो कोई कुकिंग सेंटर की यूनिवर्सिटी है इधर जेल रोड पे, गोते सेंटर, वहां जाके कुकिंग सीख रहे।
उसने वो 2 साल के अंदर, यानी आर्टिकलशिप के कितने होते उस जमाने में होते थे 4 साल, अब तो मेरा 3 3.5 हो गए हैं, अब आगे 2.5 हो जाएंगे जब तक आप कैप क्वालिफाई करोगे। तो उस 4 साल के अंदर उसने एक मास्टर डिग्री करी है इंग्लिश में, एक उसने 4 साल की वो की है कुकिंग, और उन 4 सालों में मैं सीए के उसने लेवल जो क्लियर करने मेरा ख्याल है, फिर भी कुछ पेपर रह गए, चूंकि वो इतने तो काम कर रहा था, बहरहाल वो कर गया, सीए क्वालिफाई कर गया। अब उसको इधर से जॉब मिल गई तो भाई, अब होता ये था कि घर जब भी कोई फैमिली आती थी तो कुकिंग का वो मास्टर था, कुकिंग बड़ी अच्छी करता था, तो उसे सारे काम आते थे, कटिंग भी वो बोर्ड के ऊपर ऐसे करता है जैसे वो शेफ नहीं करते। तो वो जितनी लड़कियां थी ना जो बाहर से आती थी, वो कहती थी ये लड़का मुझे चाहिए। वो होती है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर होती है, कोई ये होती है कि यार सीए भी है, एमए इंग्लिश भी है, और साथ खाना भी पकाता है, बच्चे भी संभाल ही लेगा। हाँ जी। तो फैमिली में एक लड़की थी, उसके खाला की बेटी थी, वो डॉक्टर थी, उसने कहा ये तो भाई बच्चा हमारा हो। खैर वो शादी हो गई उसकी। अब वो जब चंद माह पहले आया था, उसका घर भी मैंने बनाया कोई 1 कनाल का ना अपने ही टाउन में। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन। तो वो जब आया ना मुझे मिलने, तो वापिस जा रहा था, कहता भजन पता ही नहीं चला मैं चाहता क्या। मैंने कहा शायद कोई शादी वादी में तो नहीं मसला। कहता नहीं नहीं वो नहीं मसला, वो ठीक है, मुझे अब पता चला है मैं इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहता। मुझे अब पता चला है मैं क्या बनना चाहिए, इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता। और उस चक्कर में मैंने इतनी डिग्रियां इकट्ठी कर ली, लेकिन दिल को सुकून नहीं आया। और अब आके मेरी दुबई में कोई प्रोजेक्ट हुआ, तो उसके अंदर वो डिजाइनिंग के अंदर जब मैंने काम किया, तो मुझे पता चला वो मेरी तो ये फील्ड। तो ये अक्सर होता है कि इंसान को यही नहीं पता लगता, तो अल्लाह करे कि पता लग जाए सही कि मैं मुझे मुझे क्या चाहिए, जिंदगी गुजर जाए और अपने टेस्ट का भी अंदाजा ना हो। तो स्पेशलाइजेशन में ये बड़ा जरूरी है कि आपका काम आपका पैशन भी हो, आपकी हॉबी भी हो। तो उसका फायदा ये होता है कि आपको पता नहीं लगता वक्त कहाँ गया, वक्त कहाँ गया, यानी आपको दूसरा आगे बताता है कि भैया घर चले जाओ, ऑफिस लॉक कर, आपको नहीं पता। लेकिन अगर काम आपकी पसंद का नहीं है, तो आप घड़ी देखते रहेंगे, चाय का टाइम नहीं है, तो यार 8 बजे आया था, 9 ही नहीं बज रहे। लेकिन अगर काम आपकी पसंद का है, तो कोई दूसरा आके दोस्ती कहेगा चल यार लंच कर रहे हैं, लंच का टाइम हो गया, आप अपने काम में मस्त हैं, ये फायदा है। अच्छा बच्चों चलिए, हम कहते हैं जी देखिए बात ये है कि बंदा वो काम कर ले जो उसका टेस्ट है, जो उसकी स्किल है, तो नतीजा ये होगा कि रिलेटिवली वो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करे। और मैं इसके अंदर अटैच कर लूं तो ये बात भी आती, क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी में भी बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। और वक्त के साथ साथ क्या होगा, उसकी स्किल्स में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसकी 3 वजूहात वो बताता है। अब वो 3 अलग अलग बात करेगा। पहली बात लर्निंग बाय डूइंग। एक काम मैं जितनी ज्यादा दफा करूंगा, मैं उसमें क्या होता जाऊंगा, स्पेशलाइज, और उसमें मेरा नॉलेज भी बढ़ता चला जाएगा, और मुझे उस काम की काफी ज्यादा समझ आनी शुरू हो जाएगी। नतीजा ये है कि स्पेशलाइजेशन डायरेक्टली इंक्रीज कर देगा किसको, प्रोडक्टिविटी लेवल एंड फर्म्स बेनिफिट होगा क्या, ज्यादा प्रोडक्शन आपके करने की वजह से मिल जाएगी। क्या बच्चों ये लफ्ज क्या हुआ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये कहते हैं कि जब ज्यादा चीजें बनाओ ना, चीजें सस्ती पड़ती है, यानी एक सूट महंगा होता है और पूरा रोल, इसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। यानी तुमने स्केल बनाया तो चीज सस्ती है। मैंगोज में भी होता है कि मैं मैंगोज लेने गया तो मैंने कहा चौसा क्या भाव, उसने कहा जी 400 रुपए किलो। मैं कहा यार 300 लगा लो। कहता आपने लेना कितना है, मैंने कहा 2 किलो। तो कहता है फिर 350 लगाओ, अगर तुम 5 किलो ले लो तो मैं 300 रुपये लगाऊं। समझ आई बात की, स्केल बढ़ाते जाओ, कॉस्ट कम होती जाएगी, इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। प्रोडक्शन में भी यही है, जब ज्यादा चीजें बनानी है तो चीजें
सस्ती पड़ेंगी। वो एक बंदा है जिसके ऐसे बाल है लंबे से, सुनील मंज उसका नाम है, पाक व्हील्स वाला। उसको किसी आप जैसे बच्चे ने पूछ लिया कि ये क्या बात हुई कि अगर हम इंडिया से वैगन आर लेकर आए, पाकिस्तानी रुपी में कन्वर्ट करें, तो एक वैगन आर हार्डली जो है वो 15, 16 या 18 लाख की पड़ेगी। यानी उनके 2.5 रुपए शायद, हमारा 1 रुपए, तो उसे रुपए में कन्वर्ट करें। लेकिन हम जब यहाँ बनाते हैं 35-36 लाख की, तो उसने कहा वजह ये है कि हम थोड़ी बनाते हैं, तादाद में थोड़ी बनाते हैं, लिहाजा हमें टीन लाना पड़ता है यूक्रेन से। बना बनाई चादर लाते हैं ना, फोल्डिंग चादर नहीं होती, वो यूक्रेन से आती है, सबसे सस्ती वहां है तो वहीं से आती है। अच्छा, इस तरह फिर जो इंजन है वो हम चूंकि तादाद कम है तो डब्बा पैक जापान से लाते हैं, इस तरह वो महंगा पड़ता है। कहता वहां पे ये है कि चूंकि बड़ी तादाद में बनती है, तो जहां उसने कार की इंडस्ट्री लगाई है उसके साथ ही स्टील मिल, उसके अंदर स्क्रैप डाल देते या लोहे के पीस डाल देते हैं, उससे टीन भी अंदर ही बनता है, कटिंग रोबोट करते हैं, मोल्डिंग भी रोबोट करते हैं। इस तरह काम जल्दी भी होता है और सस्ता भी होता है। क्या हाल है? तो ये बात है, इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आप देखिए, ज्यादा काम करने की वजह से एक तो आपको काम आता गया, और दूसरा सस्ता। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब दूसरा है सेविंग टाइम। जब आप काम तेजी से करोगे तो इससे क्या होगा? टाइम सेव होगा। कहता है कि रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एज इट कट ऑफ द टाइम ऑफ वर्कर। वर्कर्स का टाइम कट ऑफ हो जाएगा, और वही टाइम हम स्विचिंग करके फ्रॉम वन प्रोडक्ट टास्क टू अनदर, किसी और टास्क पे लगा सकते हैं। अगर हमें वही काम जल्दी हो जाए तो वो बाकी का टाइम हम कहीं और लगा सकते हैं। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? अब हमारा सीए का एक बच्चा है, मतलब मेरा भतीजा, वो लगा है किसी जगह, तो उसे जॉब चाहिए थी, गरीब आदमी, लग गया पेरोल वाले सेक्शन में। उन्होंने कहा जी 350 वर्कर है हमारा, तो तुम इस हफ्ते बस ये करो कि इनके अपॉइंटमेंट लेटर साइन कराओ, जो पहले किए ही नहीं, पहले किए नहीं हुए, जेडी बना के अपॉइंटमेंट लेटर साइन कराओ। उसको एक्सेल बड़ा अच्छा आता था, उसने कमांड शमांड लगाई और मेल वर्च की टेक्निक के साथ 350 लेटर आधे घंटे प्रिंट करके वो हमारा। ठीक है जी। अब स्किल का फायदा क्या हुआ कि बॉस ने कहा ये 2-3 दिन लग जाएंगे, इस काम को लगा रहा है, उसने कितनी देर में कर दिया? आधे घंटे में। एक ऑफिस बॉय, 2 ऑफिस बॉय की ड्यूटी लगाओगे, सबको को साइन कर दी, जो जो आधे से साइन हो गए, जो उस शिफ्ट में नहीं अगली में आ गए, विद इन 24 आवर वही काम डन हो गया। अब ये क्या है, जब आपको स्किल आती है, अब वही टाइम हो गई दूसरी जगह लगा सकते हैं, तो उसने वही टाइम जो है वो दूसरी जगह लगा दिया। तो आप जैसे जैसे काम सीखते जाएंगे आपका टाइम बचता जाएगा। मोर ओवर वर्कर परफॉर्म वन टास्क रिपीटेडली मेक हाईली स्किल्ड, उससे वो हाईली स्किल हो जाए अपने स्पेसिफिक टास्क। अब आगे आ जाए स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। कहता है डिवीजन ऑफ लेबर हो ही इसलिए रही है कि आप एक काम के माहिर, आपको दूसरा काम दिया ही नहीं जाएगा। जब दूसरा काम नहीं दिया जाएगा तो आपको उस ग्रोह में शामिल कर दिया जाएगा जो वो काम परफॉर्म कर रहा है। लिहाजा दिस रेफर्स टू डिवाइडिंग प्रोडक्शन इनटू नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड टास्क एंड असाइन ईच टास्क टू पर्टिकुलर सेट ऑफ लेबर। ठीक है ना? असल में ये एडम स्मिथ ने कहा था कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग एवरीवन ऑल टाइप्स ऑफ जॉब, गिव स्पेसिफिक जॉब टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। उसमें वेल्थ ऑफ नेशन में कहा कि बजाय इसके कि हर टास्क एक ही बंदे को देते जाओ, एक टास्क जो है रिपीटेडली उस ग्रुप को दो जो पहले भी वही कर रहा है। इस तरह काम तेजी से होगा। राइट बच्चों? तो ज्यादा काम करने से काम आएगा ज्यादा, वक्त क्या होगा बच्चों? बचेगा, और आप इस काम में क्या होते जाएंगे? माहिर होते जाएंगे और डिपार्टमेंट बनते जाएंगे। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब डिपार्टमेंट। राइट बच्चों? तीनों हेडिंग क्लियर? अब कहते हैं स्पेशलाइजेशन इन रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, ये था मजदूरों के एंगल से समझाया था, ये मुल्कों के एंगल से। देखिए, एक मुल्क का क्लाइमेट ही एक खास तरह का है, तो वहां पे एक खास फसल ही उगेगी ना। क्या हाल है? जैसे मिसाल के तौर पे मैंगो सबसे अच्छा पाकिस्तान में उगेगा। इंडिया बहुत सारे सीड हमारे ले गया है,
ट्राई भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कनाडा और अमेरिका में हमारे 6 मैंगो का पैकेट $90। $90 का मतलब क्या हुआ? तकरीबन 27,000 के 6 आम है, अंदाजा करो है जी। तो वजह क्या है? दैट्स अवर क्लाइमेट विच सपोर्ट इट टू प्रोड्यूस, हमारा क्लाइमेट उसको सपोर्ट करे। तो ये इंटरनेशनल, अब इसी तरह और भी है, जैसे रबड़ जो है वो सिर्फ अफ्रीका और इंडोनेशिया में उगता है। रबड़ जिसके हम चप्पल नहीं पहनते, ये इसके पौधे होते हैं, रबड़ प्लांट यहाँ भी उगाते हैं लोग, लेकिन यहाँ वो रबड़ नहीं पैदा होता। तो क्या होता है कि जो पौधा होता है ना, उसमें जगह जगह वो एक स्टील की पतली सी लगा देते, वो जगह जगह से एक लिक्विड बना शुरू होता है, उस लिक्विड को इकट्ठा करके प्रोसेस करते हैं तो रबड़ बन जाता है। तो यू कैन सी दैट के ये है। अब जो पहले बोरियां होती है ना, एक हमारी जूट कहते हैं उसको, पटसन की बोरी, जिसके अंदर पहले प्याज वगैरह भी इसी में रखते थे, अभी पता नहीं रखते हैं कि नहीं रखते, अब तो प्लास्टिक के आ गए ना थैले। तो जो जूट की बोरियां हैं वो पटसन सिर्फ बांग्लादेश में उगती है, और कहीं पे उगती नहीं है। लंबे रेशे वाली पटसन, उसकी डोरी भी बनती है, उसके बोरे भी बनते हैं, और उसका कपड़ा भी बनता है, सोफे वगैरह का कवर बनता है उसका, मोटा कपड़ा होता है, मजबूत होता है। अच्छा बच्चों, सो एनीवे ये टॉपिक कुछ क्लियर हो रहा है आपको? क्या था भला कि डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को बांट दो, तकसीम कर दो उनकी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक, जैसे जैसे वो एक काम करते जाएंगे वो काम उनको आता जाएगा। दूसरी बात, वक्त बचेगा। तीसरी बात, वो अपने काम में माहिर होते जाएंगे और उनकी डिवीजन होती जाएगी, यानी वो अच्छा। और उसके अलावा इलाके स्पेशलाइजेशन तो मैंने बता दिया है कि खास मुल्कों का मौसम खास तरह का होता है, इसलिए वो अपने अपनी प्रोडक्शन में क्या हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, दूसरा वो नहीं कर सकते। अब बच्चों यहाँ पे जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे ना, उसके अंदर ये वाला टॉपिक जो था ना, ये इसके अंदर एक टॉपिक ऐड करते हैं। यहाँ कैपिटल का तो पता है ना क्या चीज थी? क्या था कैपिटल? पैसे कमाते वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है, हम उसको कैपिटल करें। अब आज का जो टॉपिक यहाँ ऐड हो रहा है ना, उसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कैपिटल बनता कैसे है, कैपिटल बनता कैसे, यानी ये जो मशीनें आ जाती हैं हमारी इंडस्ट्री के पास, हमारी फर्म्स के पास, ये किस तरह इतना पैसा इकट्ठा होता है कि वो ये मशीनें खरीद लेते हैं, या हुकूमत ये मशीनें खरीद लेती है। तो ये मशीनें बढ़ती कैसे जा रही हैं, किस तरीके से बढ़, वो कहता है जी पहले वो जो भी है, बाद में हम इसको देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बेसिक चीज ये है कि दिस इज एडिशन आर इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। क्या वो ऊपर वाले पहिए और ये लाइन मिलती जुलती है कि नहीं है? एडिशन आर इंक्रीज ऑफ मशीन, कह लीजिए मशीनों का इजाफा होता जा रहा है इन ए कंट्री ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता है मशीनें उस मुल्क में बढ़ती जा रही, ठीक है ना। लेकिन इस काम के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आज के रिसोर्सेज को यूज करके हम क्रिएट करेंगे क्या, कैपिटल गुड्स। आज के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके क्या बना लेंगे, वो क्या है, टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीनें हैं, प्लांट्स हैं और इक्विपमेंट, जो क्या कर रहा है हमारे लिए दौलत कमा रहा है, ठीक है, दौलत कमा के ला, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी। तो आज के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हमसे बना रहे, राइट जी। रिपीट करते हैं, किसी भी कौम के पास मशीनों की तादाद का बढ़ना, मैंने मशीनों की तादाद कर दिया किसको, स्टॉक ऑफ कैपिटल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ मशीनें बढ़ती जा रही हैं, आप क्या कहेंगे इसको, कैपिटल फॉर्मेशन। आगे वो
कैपिटल फॉर्मेशन को मजीद एक्सप्लेन कैसे करता है, क्रिएट ज्यादा करें किन चीजों को, टूल्स को, इंस्ट्रूमेंट को, प्लांट्स को और इक्विपमेंट्स को। अब सवाल है ये होगा कैसे? देखिए इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है ना सबसे मुश्किल है। इस स्टेज में ये आम लोग हैं, आप हो गया, मैं हो गया, ठीक है, इनके घराने, उनके घराने, सब घराने क्या करते हैं, सेविंग करते हैं घरों में। क्या करते हैं बच्चों? सेविंग करते हैं, लेकिन उसकी होल्डिंग नहीं करते ये लोग। ये सेविंग करते हैं कौन? अफराद और हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब आप जानते हैं, पहले जिक्र आया हुआ है। हम एक घर को हाउस होल्ड का नाम देते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करता है? सारे पैसे खर्च नहीं करता, क्या करता है बच्चों? सेविंग करता है। यानी दे सेव मनी बाय नॉट स्पेंडिंग ऑल ऑफ देयर इनकम ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो पैसे बचाते हैं और पैसे बचा लेते हैं पूरे खर्च ना करके। जैसे अगर किसी की आमदनी 1 लाख रुपए है तो उसने 60 या 65 हजार रुपया खर्च कर लिया, 35 हजार रुपया बचा लिया। वो जो बचा लिया क्या किया उसने? सेविंग कर ली। राइट जी, आप जब नहीं करती हैं, सब लोग करते हैं, थोड़े बहुत पैसे बचाते हैं। अच्छा, अब ये सबसे मुश्किल अमल है। ये मुश्किल क्यों है? जी, चूंकि देखिए पैसा आपके पास है तो आप उसकी लिक्विडिटी को एंजॉय नहीं कर रहे, कुर्बानी दे रहे, और ये सबसे मुश्किल काम। पैसा जेब में हो, चीजें नजर आए, दिल चाहता है यार ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, तो आप बहुत सारी चीजें लेना चाहते हो। तो सबसे मुश्किल काम क्या है? यानी ख्वाहिश को कुर्बान करना या ख्वाहिश को डिले करना। तो ये सबसे मुश्किल है, सेविंग करना। लेकिन सेविंग करके अगर आपने घर में रख लिए फिर वो हमारे काम की नहीं, फिर वो होल्डिंग बन गई। होल्डिंग किसको कहते हैं? जहीरा कर लेना, कोई बंदा कहते हैं जी होल्डिंग कर, उसको आपको चाहिए कहीं, कहाँ पहुंचाना है आपने? एक आम बंदा सेविंग करके बच्चों कहाँ रखता है? बैंक में रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये पता है क्या कहता है? ये कहता है एक आम बंदा बैंक में भी पैसे रखता है और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में भी रखता है, गवर्नमेंट को भी दे देता है और इंश्योरेंस भी करा लेता है। ठीक है जी। हम वो समझते हैं क्या ये भी सेविंग है? ये भी सेविंग, ये भी मोबिलाइजेशन है। अब मोबिलाइजेशन क्या है? घर से पैसे कहाँ चले गए? इदारों के पास। इदारों में कौन कौन से इदारे हैं? बैंक हो सकता है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी कैसे सेविंग है या मोबिलाइजेशन है? देखिए पॉलिसी खरीदी है, पैसे उसके पास चले गए। अब वो पैसों का क्या करेंगे? वो आगे उधार दे देंगे कारोबारी लोग, वो आगे उधार दे देंगे कारोबारी लोगों को। तो मैं कहूंगा ये तो एक पाइप है, इस पाइप में हम पैसा डाल रहे हैं और आगे किसको जा रहा है? बिजनेस को जा रहा है। किसको जा रहा है? बिजनेस को जा रहा है। तो लिहाजा मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम है इस पैसे को किसी ट्रैक के ऊपर चढ़ा के यहाँ से यहाँ लेके जाना। पहले मनी बॉक्स में इकट्ठा किया, ठीक है, फिर मनी बॉक्स तोड़ा और जाके कहाँ रख दिया? बैंक में या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ये भी बैंक भी हो सकता है, सेविंग सेंटर भी तो है ना, इसलिए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। या आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहती है जी 10 साल तक आप इतने पैसे देते रहें तो 10 साल बाद आपको डबल मिलेंगे। बात तो वही है। अच्छा, और यहाँ गवर्नमेंट को भी दे देते हैं। गवर्नमेंट कैसे ले लेती है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेच देती है, टी बिल बेच देती है। लोग खरीदते हैं बॉन्ड्स, तो पैसा किसको जाता है? गवर्नमेंट को। अब ये जो पैसे हैं बच्चों, इन्होंने रख दिए, इन्होंने ले तो लिए हैं, लेकिन आगे ये अपने पास नहीं रखेंगे। अपने पास रखेंगे तो जाया हो जाएंगे। ये क्या करेंगे? ये दे देंगे आगे इसको बच्चों, एंटरप्रेन्योर। ये यानी दूसरे अल्फाज में ये प्रॉपर मोबिलाइजेशन कर देंगे। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? जो चीज इनके पास आई थी इन्होंने आगे पहुंचा दी थी। ये हमारा डाकिया है, लेकिन ये ऐसा डाकिया है, ये ऐसा पोस्टमैन है, हमारे पैसे ले जाता है, दूसरों को दे देता है। अब उनको जब देगा तो 18% पे दे रहा है और हमें दे रहा है 12%, 6% खुद खा। बैंक सारे यही करते हैं।
आप पैसे रख दें बैंक के अकाउंट में, आपको मिलेंगे सेविंग के पैसे, कुछ मिलते हैं। क्या हाल है बच्चों? तो 12% आपको मिलेगा और आगे वो दे देंगे किसको? बिजनेसेस को। बिजनेसेस को जाहिर है महंगा देंगे, तो सस्ता लेंगे। बीच में 2% तो कहीं भी नहीं गया, 2% भी उनका बहुत बड़ी पैसे बन गए। अच्छा बच्चों, अब जब कारोबारी लोग एंटरप्रेन्योर को चला गया है, तो दुआ करनी चाहिए एंटरप्रेन्योर इतना बाशऊर हो कि वो उस पैसे को सही यूज कर ले। वो क्या करे? इस पैसे को इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट कहाँ करेगा? वो खरीदेगा बच्चों कैपिटल, मशीनें खरीदेगा, कैपिटल फॉर्मेशन करेगा। इस तरह मशीनों में इजाफा होता जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर वेंचर करेगा किसका? बिजनेस का। और बिजनेस को चलाने के लिए क्या करेगा? अनसर्टेनिटी से मीट करेगा और मशीनें खरीदेगा, लगाएगा। इस तरह हमारा पैसा कन्वर्ट हो गया मशीनों में। इसी को क्या कहेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन। राइट बच्चों? तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? क्या प्रोसेस 3 स्टेजेस में। पहली स्टेज क्या है? सबसे मुश्किल काम है, खर्च ना किया, सेविंग की। दूसरा काम क्या है? पैसा कहाँ रख दिया? बैंक्स में। और बैंकों ने किसको बचा दिया? यानी ये दूसरा जो हेडिंग है, इसमें 2 स्टेजेस है। एक में आप छोड़ के आए हैं पैसा बैंक के पास, और इसी स्टेज में बैंक ने पैसा किसको दे दिया है। तो इसके अंदर 2 बातें। हम लोगों ने, सेवर्स ने पैसा बैंक को दिया और बैंक ने पैसा बिजनेसेस को दिया। लेकिन तीसरी स्टेज में क्या है? बिजनेसेस ने क्या किया उस पैसे का? मशीनें लगा ली, प्लांट लगा लिए, जो जो चाहिए बना लिया उस। इसको कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। मुश्किल काम तो नहीं है। तो ये टॉपिक मैंने इधर प्लस प्लस क्यों डाल दिया? क्योंकि कैपिटल तो हमने पढ़ा था, लेकिन कैपिटल बनने का प्रोसेस नहीं पढ़ा था। तो आज उसका प्रोसेस भी हमने। तो जब आप रिवाइज करोगे, क्या करोगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब भी पढ़ना, कैपिटल से जंप करके कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ के वापस आ जाए। इस तरह आपकी सीक्वेंस ज्यादा अच्छी बन जाएगी। अच्छा बच्चों, अगर एंटरप्रेन्योर लॉस में चला जाए, जाते ही रहते हैं यार, ये कौन सी बड़ी बात? चला जाएगा कारोबार बंद। ये तो वही बात हुई ना कि हम बाबा जी को हॉस्पिटल लेके गए हैं और तुमको बाबा जी की उधर जाके सांस ना चली, ना चली तो फिर क्या होगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। एक दिन सब दुनिया फानी है बेटा। इंसानों ने मरना है तो बिजनेस से भी मरना है, उसकी भी एक लाइफ। क्या हाल? बताओ, जिस दिन क्यामत का सूर फूका जाएगा, नेस्ले होगा, पैकेजेस होगा, टोयोटा होगा। वहाँ की सही बात कोई खरीद नहीं आप देखिए ना जी बेटे। जब क़यामत आ रही होगी ना, अज़ाब उस वक्त तो उन्हीं से कोई खरीदेगा। हाँ, लोग तो जान छुड़ाएंगे इनसे। और फिर आप देखिए कि इसके अंदर मैंने पढ़ा है, नहीं मैंने वाइंड अप नहीं किया अभी, अभी टाइम है। अच्छा, अभी वाइंड अप नहीं किया। अच्छा, तो बात यह है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ अरसा अल्लाह ताला हर किसी को सुला देगा, कोई नहीं होगा दुनिया में। जो मलिकुल मौत है उससे कहेगा हज़रत जिब्रील अमीन की रूह भी कब्जे में करो, जिब्रील अमीन की रूह भी कब्जे में करो, उन पे भी मौत। और आखिर में अल्लाह कहेगा अपनी भी रूह कब्ज करके मुझे दे। और फिर अल्लाह कहेगा है कोई? है कोई? सोचो ऐसा क्यों कहेगा? टोयोटा बहुत बड़ा ब्रांड है, होंडा बहुत बड़ा ब्रांड, ओडी, आहा क्या बात। हम ब्रांड की प्रस्तिश करते हैं, अल्लाह माफ करे, हम ब्रांड्स की। अच्छा, हम इंसानों की प्रस्तिश करते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, हम कहते हैं उसमें खामी हो ही नहीं सकती, प्रस्तिश है। सिर्फ अंबिया के अलावा हर इंसान में क्या है? और अगर किसी इंसान में आपको खामी नजर नहीं आ रही, केयर करें अपनी। हाँ, केयर करें अपनी। आप प्रस्तिश कर रहे हैं उसकी, हट जाए उससे। समझे बात? अच्छा, आप देखिएगा जरा, आप शीशे के सामने खड़े हो गए क्या करते हो? अपनी तरीफे, वाह आज बड़ा लग रहा है, आज शहजादा लग रहा है। ये खुद परस्ती है, ये खुद परस्ती है। यानी बुत परस्ती भी गुनाह है, शख्सियत परस्ती भी गुनाह है,
खुद परस्ती भी गुनाह है, और नफ्स परस्ती, हर बात नफ्स की मान रहे हो। नफ्स कहता है बोतल पी ले, बोतल पी रहा है, सिगरेट पी ले, नफ्स, ये भी नफ्स परस्ती होगी ना। क्या हाल? तो ये सारी बातें, और फिर किसी को बड़ा जानना, अल्लाह से बड़ा कौन है, उसको दिल में जगह देना, चाहे कोई एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, चाहे कोई इंसान हो। जब आप उसको दिल में जगह देंगे तो अल्लाह क्या कहेगा, दिल तो मैंने अपने लिए बनाया है, तू टोयोटा को घुसा रहा है, ऑडी को घुसा रहा है, हुंडई को, सेंट्रो को घुसा रहा है, क्या ख्याल है, ये सबको दिल में रख रहा है ना तू, इससे तेरा बड़ा लगाव है। तो क्यामत वाले दिन कुछ अरसा ऐसा रखूंगा, कोई चीज नहीं होगी, और पूछूंगा आज कोई है, दिस इज बट, इसे मेरे नजदीक इसमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। क्या समझे आप? देखिए कभी आपने लव स्टोरी सुनी हो बचपन में, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, सब फ्लॉप। क्यों फ्लॉप हुए? भाई दिल बनाया अल्लाह के लिए, अल्लाह का घर है, तुम एक औरत को बसाए बैठे हो, तो अल्लाह तो नहीं ऐसे घर बसने दे। जो चीज अल्लाह की है वो तो अल्लाह की है, वो दूसरे को कैसे दी जा सकती? और जब किसी का नाम इतना लो कि अल्लाह से भी ऊपर चला जाए वो, तो फिर बख्शिश कहाँ है, फिर कामयाबी कहाँ है, फिर तो नाकामी है। क्या समझे? तो हमें ये मानना पड़ेगा कि आपके वालिद के दिल में आपकी मोहब्बत अल्लाह ने डाली। कमाते हैं, खिला रहे हैं, कोई खिलाता है किसी को? क्या हाल है? आपकी वालदा के लिए मोहब्बत किसने डाली? अल्लाह ने डाली, पूरा निजाम अल्लाह के हाथ। और आप इतने कि आप अपने फैसले खुद करेंगे तो अल्लाह को पसंद नहीं। क्या हाल? जी बेटा। सर जो कल वाला टॉपिक पूरा था में लेबर, आपने बताया था एक्टिव फैक्टर है, लैंड पैसिव है, लेबर एक्टिव है, लेबर भी तो मतलब डिपेंडेंट होती है एंटरप्रेन्योर। नहीं बेटा, बोल तो सकती है ना, मीन्स तुम सीए कर रहे हो, तुम्हें नहीं पसंद आता, तुम सीएमए कर ले, कर सकते हो, चेंज तो कर सकते हो ना। लैंड बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो पैसे, सड़क बन गई तो कमर्शियल हो गया, दूर दराज है तो खेतों पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो खुद कुछ नहीं करता। एक्टिव का मतलब है कोई फैक्टर खुद से कुछ फैसला कर सके, ये मतलब। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? सिकर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिकर्सिटी ये चीज है बच्चों के, जब इंसान के पास वसाइल महदूद हो, इंसान के पास वसाइल महदूद हो और उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हो, अब वो क्या करे, अब उसे क्या करना चाहिए? जी बच्चों, रॉबिन्स की डेफिनेशन दोबारा बता रहा हूं। कहता है जब इंसान के पास क्या हो बच्चों, क्या हो? शाबाश, रिलेशनशिप बिटवीन हैंड्स बहुत ज्यादा हो, यानी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हो, लेकिन बच्चों रिसोर्सेज बड़े कम हो, तो क्या करे? शाबाश, चॉइसेस लेगा। कौन सी चॉइसेस लेनी चाहिए? जो बहुत अर्जेंट हो, और बाकियों को से क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। यही यही फैसला हुआ था ना आपका और हमारा। तो फिर इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ से आ गई? बात यह है कि यहाँ तक हमें बात समझ आई हुई है कि वसाइल हैं, ख्वाहिशात ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, उन कम रिसोर्सेज से ख्वाहिशात की स्कीम करनी है, तो वो करनी है जो अर्जेंट। लेकिन जो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकेंगी उसको उसने क्या बना दिया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जो छोड़ना पड़ा वो भी तो एक कॉस्ट है। क्या हाल है बच्चों? आप पैसे लेके गए 1,70,000, मोटरसाइकिल लेना था, रिसोर्सेज को देखते हुए आप क्या ले? CD 70 लेके आ गए, लेकिन दिल में क्या था? 1 2। अब जो 1 to 5 छोड़ा है ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। क्या हाल है बच्चों? नहीं भाई, एक चीज लेते हैं तो दूसरी क्या बन जाती है? कुर्बानी देना ना, दूसरी चीज की क्या देना? कुर्बानी देने को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है। अच्छा, इसको लिखता कैसे है जरा पढ़ लेते हैं। कहता है
वी हैव मल्टीपल एंड्स, मल्टीपल एंड्स का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा ख्वाहिशात, एंड स्कार्स रिसोर्सेज, देन इवेंचुअली वी हैव टू मेक सम चॉइसेस, तो हमें चॉइसेस करनी पड़ेंगी अमंग अवर वांट्स, और वांट्स हैव रिलेटिव इंपॉर्टेंस, यानी कोई ज्यादा हम है कोई कम अहम है, ठीक है जी, एंड सम आर नोन, जो बिल्कुल जरूरी नहीं, एज आल ह्यूमन वांट्स आर इम्पॉसिबल, क्योंकि सारी वांट्स तो पूरी हो नहीं सकती, टू सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली विद इन गिवन रिसोर्सेज, हम सारी ख्वाहिशात इकट्ठी पूरी नहीं कर सकते, कॉन्सिक्वेंटली कुछ ख्वाहिशात को क्या करना पड़ता है, लफ्ज क्या है, फॉरगो सम ऑफ देम, द वांट दैट इज फॉरगोन इज कॉल्ड, जो वांट तुम्हें कुर्बान करनी पड़ी वो क्या बन गई, बात तो बड़ी क्लियर है, वसाइल महदूद है, लैंड लेबर कैपिटल थोड़े, उन थोड़े वसाइल में पूरी ख्वाहिशात पूरी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो कुछ ख्वाहिशात क्या करूंगा, छोड़ूंगा, और कुछ सेटिस्फाई करूंगा, जो छोड़ूंगा वो क्या है, अपॉर्चुनिटी, राइट जी। मैं एक केस आपके सामने, बेटे बात समझ आ रही, मैं एक केस आपके सामने रखता हूँ, इसमें आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी, सही है जी, सोच समझिए, केस बना, मेरी उम्र थी कोई 25-26 साल, मैंने गाड़ी ले ली, जॉब भी मेरी अच्छी थी, ठीक है, तो कमोबेश 4 लड़कियां मुझे फोन करती, आए दिन किसी न किसी बहाने, कोई असाइनमेंट का बहाना लगा लेती थी, कोई कहती मेरी बहन की शादी आ जा, है जी, लेकिन मैं चॉइस कितनी ले सकता था, एक एक ले सकता था ना, है जी, नहीं मेरे पास रिसोर्सेज कम है ना, ये जो आपके कॉलेज के मालिक है, दाऊद शाहिद साहब हो गए, राना नवीद साहब हो गए, ये 4 कर सकते हैं, इनके 4 घर, अच्छा, लेकिन मेरे पास क्या है, एक गाड़ी है ना, एक छोटा सा घर है, तो मैं कितनी ऑप्शन ले सकता हूँ, एक, तो मैंने, मेरे घर वालों ने एक लड़की पसंद की, ऑप्शन ले ली, और मैंने रिंग पहन ली, मैं रिंग पहन के गया, तो लड़कियों के फोन आने बंद हो, और वो अब सीधे मुंह बात भी नहीं करती, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई बच्चों, अबे क्या हाल है, जो सहेलियां मैंने गवा दी वो मेरी क्या हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई ना, किस चीज की, एक ऑप्शन लेने पर बाकी के ऑप्शन जो गवा दिए वो क्या है, बात समझ गया आप सारी, क्या हाल है बच्चों, वेन एवर देर इज चॉइसेस एंड यू चूज वन एंड अदर चॉइसेस आर फोरगॉन, अदर चॉइसेस आर फोरगॉन, तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी, राइट बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं करनी है, ठीक है जी, अच्छा, सो यू गॉट इट, तो यहां तक बात समझ आ गई, अब इसको ना जरा आराम से पढ़ लेंगे, इसने पता क्या किया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हाउस होल्ड पे भी लगा रहा है, फॉर्म पे भी लगा रहा है, गवर्नमेंट पे भी लगा रहा है, तो ये जरा हम केस अब आगे बनाते हैं, अभी तो आज मैंने अपने आप पे जुल्म किया, अपने ऊपर ही केस लगा दिया, अब कल ये करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे बच्चों, बाकी चीजों पे एक्सप्लेन करके देखेंगे कि किस तरह से बाकी चीजों पे ये लगा, ठीक हो गया बच्चों। फिर ये एक बड़ा मजे का मॉडल है, इसके अंदर इसने स्टार्ट में बच्चों को ना एक छोटी सी इकोनॉमी बना के दिखाई, अब जाहिर है एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन रहा है, तो पहले दिन तो हम उसको रडार नहीं ना खोल के दे देंगे, पहले पहल क्या करेंगे, कोई छोटा सा सर्किट दे के कहेंगे चलो ये जरा बत्तियां जला के दिखाओ, बुझा के दिखाओ, ऐसे ही होगा ना, तो पहली इकोनॉमी आपकी है सिर्फ जिसमें सिर्फ 2 चीजें बनती हैं, एक गन्स और एक ब्रेड, 2 गुड्स की इकोनॉमी बनाई, तो यहाँ पे पहली इकोनॉमी बहुत छोटी सी बना के दिखाई है, फिर आगे चलेंगे जाहिर है इकोनॉमी एक्सटेंसिफाई होती जाएगी, लेकिन शुरू में एक छोटी सी इकोनॉमी से आपको समझाएंगे, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत बड़ा, बल्कि उसके नाम ही रखा प्रोटेक्शन पॉसिबल फ्रंट एंड, चले एनीवे इसको देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है, और